Assalamu alaikum students. Welcome to fifth session of Python Essentials 1. लास्ट टाइम हमने जो है वो मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट किया था और इसका टॉपिक नंबर 2.3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, जो था ऑपरेटर और उनकी प्रायोरिटीज़ के हवाले से। और मैंने आपको कहा था कि आप ये ट्राई कीजिएगा ये एग्जाम्पल, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो हैं वो जब आप एंड ये क्विज में जाते हैं तो वो आपसे ट्राई करवाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आज के सेशन के एंड पे पूछ सकता है इस वाले से। अब हम जो रिमेनिंग पार्ट रह गया इस मॉड्यूल का, मॉड्यूल नंबर 2 का, वो आज इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे और मॉड्यूल 2 आज की डेट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक है 2.4 अबाउट वेरिएबल्स। ये एक नया टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो वेरिएबल्स का है। अभी तक हम वैसे जितने भी चीज़ें पढ़े हैं बेसिकली ये पूरा यानी आपका कोर्स ही जो है ये फंडामेंटल्स के ऊपर ही बेस करता है, यानी जो आपके लैंग्वेज के यानी जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो, और ये हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं। सिर्फ मैक्सिमम सिंटेक्स का फ़र्क हो सकता है, आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ही होता है। तो एनी हाउ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप में से अगर किसी को है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आज उसको इसका आइडिया हो जाएगा। अभी तक हमने जितना भी एक तो सिंपल एक प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया है, और जितना भी डाटा, यानी डाटा मीन्स कोई भी लेट्स से इंटीजर है, कोई भी यानी नंबर है या कोई स्ट्रिंग है, किसी भी फॉर्म में डाटा है, वो हमने किस तरह डिस्प्ले कराया, स्टैटिक डाटा। ठीक है, जिसे हार्ड कोडिंग भी बोलते हैं। यानी कि किस तरह, फॉर एग्जांपल प्रिंट का फंक्शन मैंने कॉल किया और उसमें जो भी मेरे पास डाटा था, चाहे वो नंबर्स में था, कोई इंटीजर था या लेट्स से स्ट्रिंग था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेस्ट मैसेज। तो ये स्ट्रिंग मेरे पास, क्योंकि मैंने प्रिंट फंक्शन की इसको इनपुट में दिया, तो ये कंसोल में, यानी प्रिंट फंक्शन का बिहेवियर ये है कि जब ये एग्जीक्यूट होता है तो मुझे कंसोल में ये आउटपुट दे देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सिनेरियो होगा कि हम डाटा को चाहते हैं, मतलब डाटा को हम दो तरह से सेव करवा सकते हैं। एक डाटा को सेव कराना होता है प्राइमरी स्टोरेज में, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मीन आपकी रैम, यानी कि जो आपका कोई सॉफ्टवेयर या प्रोसेस चल रहा है, यानी प्रोग्राम चल रहा है, तो वो रैम में डाटा को स्टोर करवाता है रन टाइम के ऊपर। दूसरी स्टोरेज है परमानेंट स्टोरेज, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे आपकी एसएसडीज या आजकल जो है वो एनवीएमई ड्राइव्स आई हुई हैं, तो उनमें आपका डाटा परमानेंटली, या फ्लैश ड्राइव है उसमें आपका परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पहले आप डाटा को रैम में स्टोर कराते हैं फॉर, यानी रैम समझ लें जस्ट लाइक अ प्लेग्राउंड, जिसमें आपने कोई भी डाटा सेव करवा सकते हैं टेम्परेरी, जिसके ऊपर आप कोई भी बाद में मैनिपुलेशन अप्लाई कर सकते हैं या बाद में आपने रिकॉल करना हो। क्योंकि जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया 1+1, तो मेरे पास आउटपुट आ गई। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, आउटपुट आ गई 2। अब ये जो 2 आया है इसको मैंने कहीं पे स्टोर नहीं करवाया, ताकि मैं फॉर एग्जांपल इस 2 के ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई करना चाहता हूँ, इसका स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ या इसका स्क्वायर लेना चाहता हूँ, या इसको 2 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ किसी नंबर से, तो वो मैं नहीं कर सकता। वो तब कर सकता हूँ जब मैं डाटा को स्टोर कराऊंगा, या इन फ्यूचर अभी हम डाटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, जो यूजर है उससे डाटा लें। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं सीखा, तो हम यूजर से जो डाटा भी लेंगे वो भी कंसोल से लेंगे, यानी यूजर कंसोल से हमें कोई इनपुट दे, तो ऑब्वियसली हमें वो इनपुट फिर किसी वेरिएबल में स्टोर करनी होगी। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है, सॉर्ट ऑफ कह लें कि आपकी मेमोरी, यानी जब भी एक प्रोसेस रन होता है तो उसको कोई मेमोरी एलोकेट हो जाती है। उस मेमोरी में हम अपना एक पार्ट ले लेते हैं, मींस के एक फिक्स पार्ट को टैग कर देते हैं, ताकि जो भी डाटा हम हो उस रेफरेंस से उसको उठा लें।
इन यानी कह लें कि शॉर्ट, कि आप एक टैग क्रिएट कर देते हैं। यानी एक टैग बेसिकली क्या होगा, एक नेम होगा, एक रेफरेंस होगा बेसिकली, जो कि उस मेमोरी को पॉइंट करेगा और उधर जो भी कंटेंट पड़ा होगा वो हमें वो दे देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको जिस तरह समझ लें कि जैसे कोई बॉक्स है, उसके अंदर आप लेट्स से 100 आपने बॉल्स रख दी हैं। अब वो 100 बॉल्स इस बॉक्स का पार्ट बन गई हैं। अब जब भी मैं इस बॉक्स को कॉल करूंगा या मुझे कोई बॉल चाहिए होगी तो मैं उसके नाम से लोकेट करूंगा उसको। तो ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। यानी कि मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, मेमोरी को मैनिपुलेट करने के लिए आपको वेरिएबल चाहिए होंगे, क्योंकि हम पाइथन या जिस तरह आपकी जावा हो गई, इन लैंग्वेज में आप डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सी प्लस प्लस या असेंबली लैंग्वेज, जिसमें आप डायरेक्ट मेमोरी को रीड एंड राइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट मेमोरी की एक्सेस नहीं होती। हमारे पास क्या एक्सेस होती है कि हम वेरिएबल क्रिएट करें तो लैंग्वेज बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली हमारे लिए मेमोरी को एलोकेट करती है और उसी तरह डी एलोकेट भी करती है, यानी खुद ही मैनेज कर रही होती है। अगर हमारे वेरिएबल का साइज बड़ा हो जाएगा तो वो मेमोरी बढ़ाती जाएगी, वेरिएबल का साइज छोटा हो जाएगा तो मेमोरी रिलीज होती जाएगी। और इवन अगर वेरिएबल किसी पॉइंट पे हम उसको यानी एम्प्टी कर देते हैं तो वो मेमोरी वहां से वो क्लियर आउट भी हो जाएगी, वो जस्ट एक रेफरेंस रह जाएगा। तो वेरिएबल क्या है, एक सॉर्ट ऑफ कह लें आपका रेफरेंस है उस मेमोरी को जिससे वो आप एक्सेस करेंगे। तो जाहिर बात है वो एक नाम होगा, तो उस नाम के कोई क्राइटेरिया, यानी वेरिएबल का नाम जब भी आप क्रिएट, और ये बिल्कुल जिस तरह मैथमेटिक्स में हमारे वेरिएबल्स होते हैं, सेम समझ लें जिसके अंदर कोई वैल्यू चेंज हो रही होती है, तो वेरिएबल्स के अंदर भी हमारे रन टाइम में, यानी कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें डाटा आपका जो है वो चेंज हो सकता है। करंट डाटा वो होगा जो उस वक्त उसकी यानी मेमोरी में जो पड़ा हुआ है वो उसका करंट डाटा कंसीडर होगा। और जब भी हम कह लें कि किसी भी वेरिएबल में डाटा स्टोर करेंगे यानी उसको असाइन करेंगे, तो एक्चुअल में हमारे रैम के अंदर जो है वो डाटा राइट हो रहा होता है। तो वेरिएबल नेम्स हमारे पास जो है वो उसका एक कह लें कि क्राइटेरिया क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्या क्या नहीं हो सकता। तो जो लैंग्वेज के प्री डिफाइन कीवर्ड्स हैं वो वेरिएबल के नेम नहीं हो सकते। जैसा कि अभी देखिए प्रिंट है, अब ये बिल्ट इन फंक्शन है आपका, तो हम प्रिंट के नाम का वेरिएबल नहीं रख सकते। या और काफी ज्यादा कीवर्ड्स आगे आएंगे, इफ है, एल्स है, इस तरह के डिफरेंट लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग है और वो पहले से प्री डिफाइन चीजें हैं, वो नहीं हो सकती। ठीक है। वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं हो सकती। ठीक है। जैसा कि मैं आपको अभी बताता हूँ, ये कुछ नाम वेरिएबल के हैं जो कि इनकोरेक्ट हैं, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल के नेम में क्या स्पेस नहीं आ सकती, अंडरस्कोर डैश आ सकती है, स्पेस नहीं आ सकती। उसी तरह वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब 10T, ये वेरिएबल का नेम T10 हो सकता है लेकिन 10T नहीं हो सकता। इसी तरह ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इससे भी नहीं स्टार्ट हो सकता, तो ये वेरिएबल के नेम वैलिड नहीं है। इसी तरह इसमें और ऐड कर लें कि जो आपके कीवर्ड्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, जिस तरह पाइथन के हैं, वो वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। तो उसके अलावा जो भी हैं वो सारे वैलिड वेरिएबल के नेम हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, माई वेरिएबल, आई, ये कैपिटल आई हो सकता है, एल हो सकता है, T34, एक्सचेंज अंडरस्कोर रेट, काउंटर, ये सारे वेरिएबल के नेम वैलिड हैं। उसके अलावा अ, शायद आपको पता हो कि पाइथन जो है वो यूनिकोड सपोर्टेड लैंग्वेज है। मींस ये कि पाइथन मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। इसका मतलब ये है कि पाइथन के अंदर हम डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर मतलब डाटा इसको इनपुट भी कर सकते हैं और ये आउटपुट भी दे सकती है। उसके अलावा पाइथन के अंदर हम डिफरेंट लैंग्वेज में नेम्स भी रख सकते हैं। अब ये डिफरेंट लैंग्वेज है, हो सकता है ये शायद स्पेनिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड हो, ठीक है,
इंग्लिश से हटके हैं, ये शायद रशियन लैंग्वेज का कोई वर्ड है। तो ये आप नेम रख सकते हैं, लेकिन अगेन ऑब्वियसली अगर आप नॉन लैटिन वर्ड्स के नेम रखेंगे वेरिएबल के, तो नॉर्मली हमारे कीबोर्ड में हम ये टाइप नहीं कर सकते, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। इसी तरह वेरिएबल के नेम जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। मीन्स ये कि आपने अगर कोई वेरिएबल का नेम कैपिटल में रखा है और कोई स्मॉल लेटर में रखा है, तो वो दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे। और ये एग्जांपल के तौर पे देखें, ये सारे कीवर्ड्स हैं कुछ, ठीक है, जैसे फॉल्स, ट्रू, नन। तो इन वेरिएबल का आप नेम नहीं रख सकते। नॉट भी कीवर्ड है, एल्स, इफ, डेल, ये सारे कीवर्ड है। इस तरह इंपोर्ट, ये भी एक कीवर्ड है, तो आप ये नहीं रख सकते। लेकिन उसमें वो देखें, ये आपको बता रहा है कि इंपोर्ट अगर कीवर्ड है आप ये नहीं रख सकते, लेकिन आप कैपिटल आई से रख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जो कीवर्ड है उनसे सिमिलर नेम का भी ना रखें, क्योंकि इससे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। कोशिश करें कि आप वेरिएबल आप इस तरह रख सकते हैं, माई इंपोर्ट, या किसी वजह से कोई इंपोर्ट वेरिएबल का कोई फंक्शन है, मतलब इंपोर्ट वेरिएबल कहीं पे यूज करना है जो उसकी यूटिलाइजेशन है, उसके रेफरेंस से उसका कोई नाम रखें। और वेरिएबल के नेम जो है वो आपके बेशक लंबे हो जाएं, डिस्क्रिप्टिव हों, जिससे आपको उनके अंदर जो कंटेंट आपने स्टोर करना है वो आप रख सके। तो अभी हम एग्जांपल के तौर पे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अभी बेसिक सा, मतलब मैं एक वेरिएबल का नेम क्या रखता हूँ, सिंपली VAR। अब VAR कोई कीवर्ड नहीं है बिल्ट इन, तो मैं ये रख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे वेरिएबल का नाम हो गया। और इसमें इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, मीन मैं इस वेरिएबल में अब डाटा स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं डाटा रखता हूँ लेट्स से 10। तो इससे होगा क्या कि मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, मीन मेमोरी में एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा वीआर के नाम से, ठीक है। एक समझ लें एक बॉक्स जिसको टैग लग गया वीआर, और उस बॉक्स में क्या स्टोर कर दिया जाएगा, 10, ठीक है। ये इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, और ये मैंने असाइन कर दिया 10। 10 मैंने जब इस वीआर को असाइन किया, तो एक्चुअल में बेसिकली ये 10, इसका मतलब ये है कि वीआर मेमोरी में जहाँ पे ये वेरिएबल पड़ा है वहां पे जाओ और जाके ये 10 स्टोर कर दो। इसको बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, इसमें वेरिएबल का कोई डाटा टाइप नहीं होता, ठीक है। डायनामिकली टाइप का मतलब है कि इसका रन टाइम पे डाटा टाइप चेंज होता है। अगर इसमें मैं इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ तो वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है, अगर इसमें मैं कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी, कोई फ्लोटिंग नंबर है तो उसकी फ्लोट हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसकी डाटा टाइप चेंज होती है। तो इसके बाद मैं सिंपली लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VAR। तो अब क्या होगा, VAR, क्योंकि मैं अगर ये ऊपर वाली लाइन ना लिखता, सिंपली ऐसे लिखता, तो मेरे पास एरर आ जाना था, नेम एरर के आपका VAR नॉट डिफाइन, ठीक है ना। तो ऊपर मैंने इसको डिफाइन करके 10 से इनिशियलाइज कर दिया। अब जब मैं प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, उस वेरिएबल में डाटा स्टोर करवा रहा था साइन। इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, उस डाटा को रिट्रीव करवा रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ कि उस रेफरेंस पे जाओ और VAR के जहाँ पे वो जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको फेच करो, और वो प्रिंट के इनपुट में गया और मेरे पास आउटपुट आ गई 10। तो ये दो वे हैं बेसिकली डाटा को सेव करवाना यानी वेरिएबल को, और उसको फिर रिट्रीव कराना। ये दो टास्क मेनली हमने करने होते हैं। अब लेट से मैंने एक दफा वेरिएबल में 10 स्टोर करवाया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने वेरिएबल में क्या किया, अपना नाम स्टोर करा दिया, या किसी का नाम, लेट से अली, मैंने नाम स्टोर करवा दिया, और सिंपली उसके बाद मैंने उसी तरह प्रिंट कर दिया। तो अब क्या हो गया, मेरा डाटा ओवरराइट हो जाएगा, यानी जब सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसमें स्ट्रिंग जो है वो स्टोर हो गया, और मैंने जब इसको प्रिंट किया तो अब मेरे पास स्ट्रिंग आ गया। तो ये बेसिकली डायनामिकली टाइप बिहेवियर है कि मुझे कोई वेरिएबल की टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जो भी डाटा होगा मैं उसको साइन करूंगा, वो उस मेमोरी में वो डाटा स्टोर हो जाएगा। तो ये आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए।
कि ये पाइथन में और नॉर्मल दूसरी लैंग्वेजेस में ये फर्क है। टाइप कास्टिंग के ऊपर हम अभी आते हैं, वो थोड़ी देर बाद, आज का ही टॉपिक है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये ऑटोमेटिकली होती है। वो दो तरह की होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, वो उसके ऊपर हम अभी आते हैं। तो ये तो थी जस्ट वेरिएबल के हवाले से। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें वो, हाँ, एग्जाम्पल एक वो कर लेते हैं, जो उसने डिफरेंट नेम लिए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जैसे कि वो डिफरेंट, ये जैसे ये एक वर्ड है, अब ये मुझे नहीं पता क्या, लेकिन ये किसी और लैंग्वेज का वर्ड है। अब ये मैं वेरिएबल का नेम लेट से कॉपी तो कर सकते हैं ना, मैं स्टोर कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसको लेट से प्रिंट कर देता हूँ, तो मेरे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी 10। ठीक है, और इसी तरह मैं एज अ डाटा भी यही इसमें साइन कर सकता हूँ। मींस ये कि आपका डाटा भी मल्टी लैंग्वेज हो सकता है। इसी तरह पाइथन जो है वो इंग्लिश, उर्दू, ये सारे डाटा को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एरर क्यों है, क्योंकि ये वाला डाटा ना स्ट्रिंग है, यानी लिटरल नहीं है, तो मुझे इसको एज अ स्ट्रिंग इन्वर्टेड कोट्स में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए वही टेक्स्ट जो है वो मेरे पास आउटपुट आ गया। तो ये आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि कीवर्ड नहीं हो सकते, यानी कि अब import एक कीवर्ड है, तो मैं import import लिख के वेरिएबल का नाम रखता हूँ लेट से, और आगे इसको साइन करता हूँ 10 और प्रिंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ import import। तो ये गलत है, ठीक है, ये काम आप नहीं कर सकते, आपके पास एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि बेसिकली आपका इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो रहा है कि इंपोर्ट तो कीवर्ड है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए होता है, तो आपने तो इसको आगे कोई 10 असाइन किया, तो उसको समझ नहीं आ रही कि आपने प्रॉपर इनपुट जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का वे है वो नहीं फॉलो किया। ठीक है, इस तरह यहाँ पे कीवर्ड नहीं दे सकते। हाँ, इसको कैपिटल कर सकते हैं, तो फिर ये चल जाएगा, लेकिन अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप वेरिएबल का नेम डिफरेंट रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको आप रख सकते हैं फाइल इंपोर्ट। ठीक है, तो ये फाइल इंपोर्ट आपका वेरिएबल हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं। और दूसरा ये कि जब वेरिएबल के नेम इस तरह हो, तो आप नॉर्मली जो रूल ये होता है कि जो फर्स्ट कैप लेटर होता है वो नॉर्मली स्मॉल होता है, उसके बाद जब भी नया वर्ड आता है उसको कैपिटल कर देते हैं। एक ये वे होता है, दूसरा ये होता है कि आप दरमियान में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं अगर आप रीडेबिलिटी ज्यादा चाहते हैं, तो ये नॉर्मल वे है। तो यानी इसका स्मॉल भी कर सकते हैं। एक ये वे है जो क्लासिकल वे, और जो मॉडर्न वे है वो है इस तरह। तो दोनों वे जो है वो ठीक है, आप किसी भी तरह से वेरिएबल जो है वो उसकी नेमिंग कन्वेंशन आप वो फॉलो कर सकते हैं। और स्पेस का जैसे मैंने बताया था, स्पेस नहीं आ सकती है, जिस तरह स्पेस, क्योंकि वो उसमें फिर वो आपको ये कंसिडर करेगा जैसे कि ये दो अलग-अलग वेरिएबल्स हैं, तो स्पेस नहीं आ सकती वेरिएबल के नाम में, और वो नंबर से जो है वो स्टार्ट नहीं हो, जैसे कि 10 फाइल इंपोर्ट वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, फाइल इंपोर्ट 10 हो सकता है, ये वैलिड नेम है फाइल इंपोर्ट 10। तो ये कुछ सिनेरियोज थे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है वेरिएबल के नेम में, मैंने कहा सारे आपके साथ डिस्कस कर लूं। तो अब हम आगे चलते हैं। वेरिएबल का हमने देख लिया कि वेरिएबल किस तरह क्रिएट करते हैं, वेरिएबल की क्या क्या नेमिंग में लिमिटेशन है, वो क्या क्या कंडीशंस हैं वो हमने देख ली। उसके बाद वेरिएबल को असाइन करना, इक्वल सिंगल इक्वल टू का मतलब है कि आप वेरिएबल में डाटा जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू का। तो हम उसको साइन कर सकते हैं, फिर वेरिएबल का नाम कहीं पे आप लिखेंगे, उसका डाटा वहां से फैच हो जाएगा। तो ये सारे काम हमने कर लिए। अब
फॉर एग्जांपल के तौर पे अब वो डिफरेंट आपसे एग्जांपल करवा रहा है कि आप एक वेरिएबल एक वीआर के नाम से ले लें, एक अकाउंट बैलेंस के नाम से ले लें, एक क्लाइंट के नेम के 3 वेरिएबल ले लिए। क्लाइंट के नेम में उसका नाम आ गया, अकाउंट बैलेंस में उसकी अमाउंट आ गई, फिर प्रिंट कर दें। अब मल्टीपल वेरिएबल आपने प्रिंट करने हैं तो कोमा सेपरेटेड जो है वो आप उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास उनकी आउटपुट आ जाएगी। अ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं अभी बताया कि वेरिएबल के नेम केस सेंसिटिव होते हैं। अब वी आर मैंने स्मॉल में लिखा और वी आर में वी कैपिटल लिखा, तो ये दो अलग-अलग कंसीडर होंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये इशू हो सकता है। जैसे कि मैं देखें, अभी मैं अगर वी आर कैपिटल नहीं लिखता तो मेरे पास एरर आ जाएगा, वही नेम एरर के आपके पास जो है वो नॉट डिफाइन वी आर। ठीक है, तो मैं अब ये करता हूँ कि एक स्मॉल ले लेता हूँ एक कैपिटल वी आर से और यहाँ पे साइन कर देता हूँ 2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि किसी को पता ना चले, वो ये समझे कि वी आर एक ही है, तो वो उसमें कोड को अंडरस्टैंडिंग में उसको इशू हो सकता है। तो इस तरह नॉर्मली नहीं किया जाता। आप जो है वो नॉर्मली जो है वो स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने डिफरेंट किसी वजह से वेरिएबल लेना है, जैसे ये वी आर, इसको आप ये कर सकते हैं वी आर 1, इसको आप कर लें वी आर 2 कर लें। ठीक है, तो आपका वो कम से कम वो उनकी विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। रखने को आप रख सकते हैं, केस सेंसिटिव है, लेकिन उससे एरर के चांसेस हो सकते हैं, लॉजिकल एरर खास तौर पे आपके कोड में हो सकता है। उसके बाद स्ट्रिंग के वाले से वो बता रहा है कि वो आप उसमें देखे तो उसके बाद ये कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। देखें, आपके पास ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरा वेरिएबल है जिसमें आपके पास इससे प्लस का साइन है, तो आपका ये पाइथन कॉलन आगे स्पेस आ जाएगी और आगे वर्जन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कॉन्कैटिनेट किया है। अच्छा जी, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर में आप ये देखें, वी आर इज इक्वल टू 1, वी आर को प्रिंट कर लिया। अच्छा, वी आर से लोग शायद समझते हैं कि वी आर शायद कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए है। तो ये भी आप देख लें कि यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माय अंडरस्कोर नंबर, लेट्स से ये मेरे वेरिएबल का नाम है माय अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, और माय अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पे भी तो माई अंडरस्कोर नंबर मैंने एक वेरिएबल का नाम सेट किया और उसमें 1 असाइन किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ये जो लाइन है इसको समझने की जरूरत है, ये क्या हो रहा है, और फिर दोबारा उसी वेरिएबल को प्रिंट करें। तो इस लाइन में क्या हो रहा है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको समझने के लिए मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम विजुअलाइजेशन भी कर लें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए यहाँ पे। तो लेट्स से ये आपका वेरिएबल था एक, और उसका नाम जो था वो था माई अंडरस्कोर नंबर। ये उसका हमने नाम सेट किया और उसके अंदर डाटा क्या मौजूद था, एक इंटीजर 1। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सॉर्ट ऑफ। अब उसके बाद हमने इसको यानी फेच किया है, उसमें जो डाटा मौजूद था 1 प्रिंट हो गया, हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाली लाइन अब मैंने एक्सप्लेन करनी है, उसमें क्या हो रहा है। उसमें ये हो रहा है कि इसमें एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, राइट साइड से होगी, यानी ये वाली जो आपकी असाइनमेंट से राइट साइड वाली लाइन है पहले वो एग्जीक्यूट होती है, एंड लास्ट में सबसे पहले, यानी लास्ट में असाइनमेंट होती है। ये जो असाइनमेंट हो रही है ये सबसे एंड में होगी, पहले ये वाली साइड एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट वही आपकी लेफ्ट टू राइट हो रही होती है, और बाकी वही ऑपरेटर की प्रायोरिटी। अगर यहाँ पे तो एक ही ऑपरेशन हो रहा है एडिशन का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माई नंबर ऑब्वियसली उसके अंदर 1 पड़ा है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आपके यानी नंबर फैच होगा, उसमें 1 और 1 2 हो जाएंगे, और फिर दोबारा क्या वो 2 साइन हो जाएगा आपके माई नंबर को। तो यहाँ पे फिर वो 2 से रिप्लेस हो जाएगा, और इसको मैं फिर यहाँ से
अब नई वैल्यू दे देता हूँ जो कि क्या है 2, और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। 1 का हमने इंक्रीमेंट कर लिया और आप उसके बाद प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ गई 2। और इसको अगर मैं रन करूं तो एक आउटपुट जो फर्स्ट आएगी लाइन नंबर 2 की वजह से वो 1 आ गई, और लाइन नंबर 4 की वजह से जो आउटपुट आई वो 2 आ गई। इसमें अगर यहाँ पे मैं ये असाइनमेंट रिमूव कर दूं तो फिर हमें आउटपुट 1 मिल रही है और दोबारा भी 1 मिल रही है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें वजह ये है इसमें 2 ना सेव होने की, क्योंकि हमने जस्ट, अगर हमारे नंबर में 1 स्टोर था वेरिएबल में, तो हमने 1 को फेच किया और उसमें 1 ऐड कर लिया। यानी ये समझ लें आप साइड पे रफ वर्क कर रहे हैं जिसमें आप जो है वो आपने 1+1 कर लिया, और 1+1 जो आया वो आपने कहीं पे उसको स्टोर नहीं कराया। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, इसको सेव कर लेते, लेट्स से माई न्यू नंबर, ठीक है। तो आप एक नया वेरिएबल भी ले सकते थे, तो उसके केस में आपका ये माई नंबर में 1 ही रहेगा, इसके बाद भी माई नंबर में 1 रहेगा, और यहाँ पे आप प्रिंट कर लें दोबारा तो माई अंडरस्कोर न्यू नंबर, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आउटपुट जो है वो 1 और 2 आ जाएगी। यानी एक 1 आएगी, दूसरी भी माई नंबर की 1 आ गई और उसके बाद 2 आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमने कोई लेबलिंग वगैरह नहीं की, आप चाहें तो साथ लेबल भी लगा सकते हैं ताकि आपको जरा आउटपुट जो है वो ज्यादा विजुअल तरीके में बेहतर लग सके। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि प्रिंट फंक्शन में, क्योंकि हम मल्टीपल इनपुट कर सकते हैं, तो आप पहले इनपुट दे दें, लेट्स से माई नंबर कॉलन, ठीक है, और कोमा, इस तरह आप इनपुट दे दें। यहाँ पे भी यही दे दें और यहाँ पे दे दें माई न्यू नंबर। तो अब ये होगा कि जो आपके आउटपुट है उसके साथ पहले एक ये जो हमने स्ट्रिंग दिया ये भी प्रिंट होगा। तो देखें अब ये काफी क्लियर हो गया, माई नंबर 1, फिर माई नंबर में 1 है, माई न्यू नंबर में 2 आउटपुट आ गए। तो इस तरह लाजमी किया करें ताकि आपको आउटपुट में क्लियरिटी आ जाए। अच्छा जी, ये तो एग्जांपल थी एक छोटी सी असाइनमेंट के वाले से, वो हमने देख ली, इंक्रीमेंट के वाले से देख ली। इस तरह आप अब डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर, फिर अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं आपके, मतलब आप स्केयर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फाइंड कर सकते हैं। जो हमने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर अभी पढ़े थे कम से कम वो कर सकते हैं। आगे चल के हम नेक्स्ट मॉड्यूल में मैथ्स का मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे तो फिर मैथ्स के मॉड्यूल में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हमारे पास फंक्शन मौजूद हैं, वो सारे हम अप्लाई कर लेंगे, जिसमें स्क्वायर रूट भी आता है, ठीक है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, लॉगरिथमिक, ये सारे। उसके बाद अ, आपके कैलकुलस के जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सारे जो है वो अवेलेबल हैं। अच्छा जी, ये आपको पता होना चाहिए एक और फॉर्म, शॉर्टकट ऑपरेटर। बेसिकली ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, और अक्सर आपको जब कोड मिलेगा वो इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आपको कोड मिलेगा ताकि उसको मतलब कोडिंग कोडिंग करते हुए कम लिखना पड़े। तो शॉर्ट फॉर्म बेसिकली क्या है वो देख लें। यही जो इंक्रीमेंट किया था, फॉर एग्जांपल आपका एक वेरिएबल है शीप के नाम से, जिसमें एक बंदा उसने शीप्स रखी हुई है जो कि काउंट कर रहा है, तो उसने लेट से 100 उसके पास शीप हैं, जब भी एक शीप वो ऐड गुजरती है तो वो उसमें +1 कर लेता है। तो हमारे पास क्या है, शीप का एक वेरिएबल है और उसमें हमने स्टार्टिंग में लेट से 10 रखा है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, शीप इज इक्वल टू शीप +1
और सिंपली उसके बाद प्रिंट, और प्रिंट कर रहे हैं हम लेट से शीप। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको जब प्रिंट कर दूंगा तो पहले शीप में 10 था, उसके बाद एक इंक्रीमेंट हो गया तो 11 शीप के काउंटर में हमारे पास पड़ा था और यहाँ पे आउटपुट आ गई। अब ये जो इंक्रीमेंट की हुई है लाइन नंबर 2 में, ये अब लाइन नंबर 3 में है, तो ये इंक्रीमेंट जो हो रही है ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखें ये वेरिएबल एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका एक शॉर्ट वे भी है, वो मैं नीचे लाइन में लिखता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये है शॉर्ट वे। अब देखें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम काम कर रही है। मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कट कर देता हूँ, इस कोड को चलाता हूँ तो देखें 11 आउटपुट आ रहे हैं। अगर मैं दोनों लाइनें लिख देता हूँ तो वो एक इंक्रीमेंट ये हो रहा है एक ये हो रहा है, तो टोटल इंक्रीमेंट 2 का हो जाएगा, मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगी 12। अब ये क्या है इसको समझ लें। ये तो समझ आ गया कि शीप में हमने +1 किया और फिर जो रिजल्ट आया वो हमने शीप वेरिएबल में सेट कर दिया, ये भी वही हो रहा है। ये है शॉर्ट फॉर्म शीप। इसको पढ़ने का या एक्सपैंड करने का तरीका ये है, शीप इक्वल टू शीप +1। ठीक है, यानी कि शीप प्लस इक्वल टू 1, मतलब कि शीप के अंदर +1 का इंक्रीमेंट कर देना इन शॉर्ट। ठीक है, अगर हमारे पास इंक्रीमेंट लेट से 2 का हो रहा है किसी जगह पे, तो ये मतलब इसको हम यूं लिख सकते हैं, शीप में 2 का इंक्रीमेंट कर दो, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह ये एक ऑपरेटर था आपके पास, मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन सारे ऑपरेटर मौजूद हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, यानी शीप की अगर वैल्यू 10 थी तो यहाँ पे अब 10 मल्टीप्लाई 2 20 हो जाएगी। तो अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा तो ये होगा शीप मल्टीप्लाई बाय 2, यानी शीप मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, यानी शीप को 2 से मल्टीप्लाई करके साइन कर दो उसमें। तो ये 10 थी, 10 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गई, 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 40 आउटपुट आ जाएगी। तो ये आपकी क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो अक्सर आपको कोड जो है वो शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, तो सम टाइम आपको एक्सपैंड करना होगा, इसी तरह सम टाइम एक्सपैंड हुआ कोड मिलेगा उसको शॉर्ट करना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, राउंड का फंक्शन भी हमारे पास है, ये सिंपली राउंड ऑफ का, इसको देख लीजिएगा, यानी कि राउंड ऑफ के लिए यूज होता है। ठीक है, दिस फंक्शन इज यूज फॉर राउंडिंग, यानी कि आउटपुट रिजल्ट जो है वो उसको डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देता है। ये बेसिकली इसका मकसद है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अब ये किलोमीटर में कोई डिस्टेंस लिखा है, ये माइल्स में लिखा है। अब ये माइल्स टू किलोमीटर, ये आपको कन्वर्जन लिखनी पड़ेगी इधर। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि माइल्स और उसको राउंड ऑफ करके प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके फंक्शन के आउटपुट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, एक वेरिएबल है VAR, उसमें नंबर मैं सेट करवाता हूँ, लेट से 30.33334 ये नंबर है, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ VAR, तो मेरे पास वही नंबर आउटपुट आ गया। और दूसरा मैं क्या करता हूँ, राउंड के फंक्शन में इसको पास करता हूँ और फिर इसको प्रिंट करता हूँ। अब इसमें भी देख लें कि हम ये नेस्टिंग भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल हो, पहले उसको किसी एक फंक्शन में पास करें, उस फंक्शन की जो आउटपुट आए वो दोबारा किसी और फंक्शन में पास, इसको इस तरह भी कर सकते हैं आप। या अगर आपको ये स्टार्टिंग में कंफ्यूज करता है तो आप इस तरह कर सकते हैं कि एक न्यू वेरिएबल ले लें या उसी को दोबारा साइन भी कर सकते हैं। न्यू वेरिएबल इज इक्वल टू राउंड और इसमें
वी आर पास कर दें और यहाँ पे न्यू वी आर लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखें बाय डिफॉल्ट इसने राउंड ऑफ आपको क्या कर दिया, इंटीजर राउंड ऑफ कर दिया, मींस 30। अगर मेरा नंबर लेट से ये था 3.54, इस पे देखते हैं कि वो क्या राउंड ऑफ कर रहा है। तो वो उसने नेक्स्ट जो आपका इंटीजर था वो 31 तक राउंड ऑफ कर दी। तो ये फंक्शन है, आगे चल के और मजीद फंक्शन आएंगे उनको हम देखेंगे। तो खैर, अच्छा जी, यहाँ पे वेरिएबल्स का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कमेंट्स। कमेंट्स का शायद मैंने बताया था पहले, लेकिन अगर नहीं भी बताया दोबारा ये आ गया। कमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, आपके जो सोर्स कोड आप लिख रहे हैं इसमें कोई और प्रोग्रामर या अपनी सेल्फ की खुद की फैसिलिटी के लिए, या आपने अगर कोड किसी के साथ शेयर करना है किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो उसे आपके कोड का समझ आ जाए कि आपने कौन सी लाइन किस मकसद के लिए लिखी हुई है, तो हम उसमें क्या कर दे देते हैं कमेंट्स। और ये कमेंट्स किसके लिए होते हैं, प्रोग्रामर्स की फैसिलिटेशन के लिए। ये आपका इंटरप्रेटर इनको इग्नोर कर देता है, यानी कि जो आपका बाइट कोड बनता है उसमें ये कमेंट रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। जो आपका एक्सपेंडेड कोड होता है बाइट कोड, उसमें ये कमेंट्स रिमूव हो जाते हैं। तो आप कमेंट्स जो हैं वो, अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट्स देना हो, आप ऊपर इस तरह दे सकते हैं, इवन कोड के साथ भी दे सकते हैं, हैश के कीवर्ड के साथ। यानी कि जिस तरह देखें ये कमेंट दिया हुआ है हैश, आगे आपका कमेंट शुरू हो जाएगा। यानी इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि हैश, और आप इस तरह भी बिल्कुल साफ लिख दें, एक ये कमेंट है, ये दो कमेंट, दो लाइनें, अब ये दो लाइनें स्किप हो जाएंगी। आपका एक वेरिएबल ए इनिशलाइज हो जाएगा 3.0 से, बी हो जाएगा 4.0 से, फिर सी जो है उसमें ए और ये बाकी सारा ये फार्मूला एक अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ए और बी का। तो इससे एक सी की वैल्यू कैलकुलेट होगी और उसके बाद फिर आप प्रिंट कर रहे हैं सी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, अब ये एक बड़ा स्पेसिफिक सा फार्मूला लगा हुआ है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल आपको, आपने ये किसी वजह से ये फार्मूला लगाया है, आप ये भूल गए कि ये फार्मूला क्या करता है, तो आप उस वजह से आपको यहाँ पे कमेंट लिखें कि आपका ये जो फार्मूला है ये बेसिकली किस चीज़ का फार्मूला है, ताकि उन आपको नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में याद रहे कि आपने ये ए का स्क्वायर 2 के साथ स्क्वायर क्यों किया, फिर उसमें बी क्यों ऐड किया, ये किस चीज़ का फार्मूला है, अगर वो कोई समझ आती है तो वो आप कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कि ये मेरी कोड का लाइन। तो ज़्यादातर कमेंट्स का फ़ायदा ऑब्वियसली, अब जिस तरह ये एक लाइन लिखी हुई है ए को हम 3.0 साइन कर रहे हैं, तो इसके लिए कमेंट्स ज़रूरी नहीं है, ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि हम ए को इनिशलाइज कर रहे हैं एक फ्लोटिंग नंबर से 3.0, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस लाइन के ऊपर दे सकते हैं कि ये हमारा कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम है किसी चीज़ का, तो आप यहाँ पे कमेंट इसके आगे आगे लिख सकते हैं या इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगता है। इसके बिल्कुल आगे लिख दें, ठीक है, हैश, और आगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेरी स्पेशल फॉर्मूला, ठीक है, किसी चीज़ का। तो इस तरह जो है वो अपने आप अपने कोड को आप कमेंट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो एक तो ये वे था। दूसरा, सम टाइम ये होता है कि ये तो मैंने बता दिया कि आप क्यों कमेंट करते हैं, कब करते हैं और किस तरह करते हैं। सम टाइम आपका कोड होता है, आपने कहीं से सोर्स कोड यानी डाउनलोड किया, तो उसके ऊपर शुरू में काफ़ी लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ लिखा होता है, कोई लीगल रूल के, ये आपने इसका ऑथर का नेम, लास्ट ये कोड कब रिवीजन हुआ था, ठीक है, इस तरह लंबी चौड़ी लाइनें लिखी होती हैं, ये कहाँ से आया, और इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके राइट्स क्या हैं, तो वो उन्होंने उसकी जो फाइल है उसके ऊपर एक कमेंट दिया होता है। तो वो आप इस तरह से लाइन बाय लाइन वो कमेंट इस तरह से लगा सकते हैं अपने कोड पे। दूसरी एक चीज ये है कि अगर आपके पास कोई मल्टीपल लाइन कमेंट है, जिसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपका ये इतना बड़ा कमेंट था, ये आपने अपने कोड में लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपल ट्रिपल कोट्स को यूज करेंगे। ट्रिपल कोट्स मीन
3 इन्वर्टेड कॉमा, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो यानी डबल कोट्स हो, फिर आपका वो सारा जो कॉपी वो कोड आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह तीनों इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये आपका एक मल्टी लाइन कमेंट आ गया। अब ये वैसे तो ये एक लाइन का कोड है, यानी एक लाइन में ही है, तो इस वजह से ये बिल्कुल बाहर जा रहा है। तो आप इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी आप चाहें अगर ये ये बहुत लंबी लाइन बन रही है तो इसको यहाँ से इस तरह एक लाइन कर लें, और ताकि वो यहाँ से रीड हो जाए प्रॉपरली। तो ये 2 लाइनें काफ़ी हैं, ठीक है, 2 लाइनों में ये हो गया। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये कमेंट जो है वो मेरा एग्जीक्यूट कहीं पे भी नहीं होगा, ये जस्ट ऊपर इसके एक कमेंट लगा हुआ मल्टी लाइन। तो इस तरह आप मल्टी लाइन कमेंट्स ट्रिपल कोट से भी दे सकते हैं, और सिंगल लाइन के देने हो तो हैश हैश यूज करके आप मल्टीपल लाइन का कमेंट लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आज का लास्ट टॉपिक है 2.6, इसके ऊपर चलते हैं, इंटरेक्शन विद द यूजर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक हमने सिर्फ इन इन जो डिस्प्ले किया है डाटा को, चाहे वो कोई स्टैटिक डाटा है या अगर कोई वेरिएबल से भी किया है, तो वो हमने जस्ट डाटा खुद से जो कोड में लिखा हुआ था उसी को किया। अब हम करने ये जा रहे हैं कि यूजर से अगर कोई हमने इनपुट लेनी है, फिर उसके ऊपर हम कोई अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फिर आउटपुट यूजर को डिस्प्ले करते हैं। तो ये अगर काम हमने करना है जिसमें यूजर से इनपुट लेनी है, तो ऑब्वियसली हमें फिर जिस तरह आउटपुट के लिए कोई फंक्शन था प्रिंट का, इसी तरह इनपुट के लिए फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो पाइथन के अंदर अगर कंसोल से हमने इनपुट लेनी हो तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट के नाम से। इसका बिल्कुल सेम बिहेवियर है, यानी उल्ट बिहेवियर है प्रिंट के फंक्शन की तरह। जैसा प्रिंट का फंक्शन हमें आउटपुट देता है कंसोल के ऊपर, ये कंसोल से इनपुट लेता है। जो कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे वो ये फंक्शन रीड कर लेगा, और बाद में हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो इसका वे क्या होगा, सिंपल मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। हम सिंपली लिखेंगे अपने ये जो फंक्शन है इनपुट, आई एन पी यू टी पुट इनपुट, और यहाँ पे इन्वर्टेड। अब ये जारी बात है, ये कोई फंक्शन हम डिस्प्ले कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये अभी कोई इनपुट नहीं, यानी इसमें कोई डिस्प्ले नहीं कर रहे, ठीक है। हम इससे बल्कि क्या ले रहे हैं, डाटा रिसीव कर रहे हैं। तो ये हमें आउटपुट देगा, और ये डाटा कहाँ से लेगा, कंसोल से। तो जो हमें ये आउटपुट देगा वो हम अपने लेट से वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, वी आर में, ठीक है। वी आर में वो डाटा स्टोर कर लेंगे जो हमें ये इनपुट देगा, जो बेसिकली आउटपुट देगा ये फंक्शन, और कंसोल से रीड करेगा। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को सिंपली इस प्रोग्राम को रन करूं, तो जिस तरह पहले मैं रन करता था प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम अब चलता जा रहा है, देखें ये स्टॉप नहीं हो रहा है, ये अभी प्ले का बटन है, और यहाँ पे देखें मैं कुछ लिखूंगा वो लिखा जा रहा है, ठीक है। जो भी मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, बैक स्पेस से क्लियर कर सकता हूँ। अब मैं लिखता हूँ लेट से, अच्छा अब ये देखें प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। अब ये वजह है ऑनलाइन आईडी की, कि आपका ऑनलाइन आईडी में इस तरह के बिहेवियर आएंगे कि आपने प्रोग्राम रन किया, उसने ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर दिया। तो अभी हमें कोई फाइल से हमने डील नहीं किया, अभी सिर्फ हमने कंसोल से डील करने पे ये इशू आ गया। तो हम अब चलते हैं लोकल के ऊपर, यानी लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो हमने सेट की थी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वी एस कोड पे चलते हैं, वहाँ पे कोड ये ट्राई करते हैं। अब वो क्लोज नहीं होगा। यहाँ पे हम ऑलरेडी अगर हमारी वर्क स्पेस में नहीं पड़ी हुई फाइल, तो हम पड़ी हुई है फाइल प्रोग्राम डॉट पी वाई के नाम से, हमारी वर्क स्पेस जो थी वो ई ड्राइव में वर्क स्पेस का फोल्डर था, इसके अंदर
program.py की फाइल पड़ी, अगर नहीं भी पड़ी तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, vr इज इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है, और इसको सेव कर रहा हूँ। सिंपली इसको रन करते हैं। अब ये देखें टर्मिनल में मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है और प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे जो भी मैंने इनपुट देनी है वो देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट यहाँ पे देता हूँ दिस इज अ मैसेज लिख के, और इनपुट का वो एक्सेप्ट करेगा एंटर की के ऊपर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, जो भी मैंने मैसेज कीबोर्ड से टाइप किया होगा, चाहे वो नंबर होगा, कोई मैसेज होगा, किसी भी तरह की जो भी डाटा होगा, वो मेरा डाटा किस में चला जाएगा, वेरिएबल में। और जैसे ही मैंने एंटर किया, वो उस वेरिएबल में चला गया और ये प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो गया। तो अभी मैंने सिर्फ वो डाटा इस वेरिएबल में स्टोर किया था। अब नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास डाटा आए उसको प्रिंट कर दो अभी एज इट इज। बस यूजर से इनपुट लो, उस वेरिएबल में सेव करें और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, दैट्स इट। मैं इसको रन करता हूँ। अब यूजर से वो इनपुट ले रहा है। अब मैं लिखता हूँ लेट्स से माय नेम इज फैसल, ठीक है। तो उसने वही मुझे वापस रिप्लाई कर दिया, इको। इसको बोलते हैं इको, यानी जो आप इनपुट दे रहे हैं वही आपको आउटपुट आ रही। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर मेरी अब इनपुट चल रही है, वेरिएबल में डाटा अपडेट हो रहा है। तो हमने एक काम तो कर लिया। अब दूसरा काम ये आप देखें कि हम जब उससे इनपुट ले रहे हैं तो कोई उसको कोई मैसेज दें ताकि यूजर को पता चले कि हम उससे कोई इनपुट डिमांड करें और किस तरह के इनपुट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं उससे कोई नंबर इनपुट लेना चाह रहा था, तो उसको मैं फिर एक मैसेज देता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ उसमें, और यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज एंटर आ नंबर, ठीक है। अभी हम प्रोग्राम एक बनाना चाह रहे हैं जिसमें लेट से, यानी ये छोटा सा एक टास्क है कि यूजर से एक नंबर लें और फिर हम अभी सिर्फ बता दें उसका रिमाइंडर 2 के साथ कि वो आइदर 1 आता है, 0 1 आएगा तो वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा, अगर 0 आएगा रिमाइंडर तो वो नंबर इवन होगा, ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ रिमाइंडर कैलकुलेट करके बता देना है 2 के साथ। ये हमारा प्रोग्राम बनाना हमने। तो हमने ये लेट से प्रिंट का जो फंक्शन है उसको इन्वोक किया और उसमें ये मैसेज जो है प्रिंट कर दिया। अब अभी के लिए जस्ट वही मैसेज जो है वो प्रिंट कर देते हैं। अब देखें प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला गया। क्यों? क्योंकि प्रिंट फंक्शन का डिफॉल्ट एंडिंग बिहेवियर जो है वो न्यू लाइन ऐड कर देता है। अब वो उसके बाद लेट से मैं नंबर एंटर कर देता हूँ 10, और वही 10 नंबर वो प्रिंट करता है और मेरे पास आ जाता है। और उसके साथ मैं लेट से यहाँ पे मैसेज भी देता, यू, या लेट से योर रिजल्ट लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए रिजल्ट जो है वो रिजल्ट आपका यहाँ पे 10 आ गया। अब इस चीज के सॉल्यूशन के आपका जो न्यू लाइन में ना जाए, उसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, क्या, एंडिंग आर्गुमेंट दे के END, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंडिंग आर्गुमेंट जो है वो हमारा कुछ भी नहीं, एम्प्टी है, ठीक है। तो ये दे दें। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो प्लीज एंटर अ नंबर, उसके बाद हमने यहाँ पे देखें एक स्पेस दी हुई थी, तो ऑटोमेटिकली उसने एक स्पेस लगा ली। मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 10, तो रिजल्ट जो है वो मेरे पास क्या आ गया, 10। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको भी रिमूव कर सकता हूँ और एंडिंग आर्गुमेंट में यहाँ पे एक स्पेस दे सकता हूँ। तो ये भी, उससे भी सेम आउटपुट आएगी। नंबर मैंने एंटर किया 10, रिजल्ट आ गया वही 10। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इनपुट का फीचर है क्योंकि जब भी हमने इनपुट लेनी होती है तो कोई यूजर को कोई मैसेज या कोई क्वेश्चन देना होता है जिसके लिहाज से हमें उससे इनपुट मांग रहे होते हैं, किस रेफरेंस से मांग रहे हैं। तो ये एक अंडरस्टूड बात है। तो इनपुट के जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर बिल्ट इन हमारे पास एक कैपेबिलिटी है कि हम उससे कोई मैसेज डिस्प्ले भी कर सकते हैं।
और वो मैसेज हमने डिस्प्ले किस तरह करना है, सिंपली ये जो मैंने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करना था मैंने कॉपी किया और सिंपली आप इनपुट में पेस्ट करते हैं और ये हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये और शॉर्ट हो गया। यानी कि जब भी आपने इनपुट का फंक्शन यूज करना है तो अगर आप इनपुट के फंक्शन में कोई डाटा पास करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा और फिर इनपुट का जो फंक्शन कंसोल से डाटा रीड करेगा और जो भी डाटा रीड करेगा उस वेरिएबल में स्टोर कर देगा और बाद में आप उस वेरिएबल के ऊपर जो भी मैनिपुलेशन लगवा लें, अभी हम जस्ट उसको प्रिंट करें। तो प्लीज एंटर अ नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 और रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया 10। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर आप स्पेस एक चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्पेस दे दें और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये हमने इनपुट ले ली और उस इनपुट को डिस्प्ले कर लिया। अब यहाँ पे एक काम करके देखते हैं। काम ये करते हैं कि अभी हम लेट से इनपुट ले रहे हैं 10 और उसको हम रिजल्ट को 10 को प्रिंट करें। अब मैं सिंपली ये कर रहा हूँ, जो 10 मैंने लिया उसको कर रहा हूँ VAR प्लस VAR, ठीक है, यानी जो भी वैल्यू आएगी 10 प्लस 10, ठीक है। और यहाँ पे वो रिजल्ट यानी एक ऑपरेशन भी हमने परफॉर्म कर दिया, अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 इनपुट दी। अब कोई मुझे बता सकता है अगर मैं इसको 10 इनपुट दूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? थोड़ा सा ये ट्रिकी है, एक चीज समझाना चाह रहा हूँ 20 इतना इजी होता तो मैं ना पूछता, ये 20 आएगी नहीं। ये देखिए ये आ गई 1010। अब यहाँ पे थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो 10 मैंने इनपुट किया, वेरिएबल में 10 आ गया, 10 प्लस 10 20 और वीआर में मैंने 20 असाइन किया, सारा कुछ तो ठीक है। ये 1010 ये क्या हो रहा है? तो ये वही कॉन्केटिनेशन हो रही है। बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो आपका प्रिंट का फंक्शन और आपका इनपुट का फंक्शन, ये जब भी आपका डाटा आप डिस्प्ले करते हैं वो उसको स्ट्रिंग में डिस्प्ले कर रहा होता है। यानी कि प्रिंट का फंक्शन जब डिस्प्ले करता है कंसोल में तो एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा होता है। इसी तरह इनपुट का फंक्शन जो भी इनपुट रीड करेगा आपके कीबोर्ड के बफर से बेसिकली, तो वो सारी इनपुट जो है वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी। तो इस वेरिएबल में जो 10 आता है वो एज अ स्ट्रिंग आएगा और 10 प्लस 10 दो स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। तो वो तो फिर आपका इसी वजह से ही आएगा। तो उसको हमें स्ट्रिंग को फिर उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी और वो टाइप कास्टिंग आपकी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी। यानी जब आप खुद से करेंगे कि सॉरी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? जो ऑटोमेटिकली हो जाए, जैसा कि मैं अभी एग्जांपल्स करवाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल में 2 ऐड कर देता हूँ वीआर में और इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे 10 देता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास रन टाइम एरर आ गया, वीआर प्लस 2 नहीं हो रहा, टाइप एरर आ गया। क्यों? क्योंकि वो कॉन्केटिनेट करना चाह रहा था, ये स्ट्रिंग था और आगे वो 2 है, तो ये ऑपरेशन वैलिड नहीं है पाइथन में। ठीक है, एक इंटीजर है, दूसरा जो है वो आपका जो स्ट्रिंग है। ठीक है, हाँ ये वैलिड है अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें स्ट्रिंग को। ये रेप्लिकेशन है, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 10 लिखता हूँ तो ये वैलिड है। ये क्या हो रहा है? 10 into 2 यानी 2 दफा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 101010। ठीक है, ये स्ट्रिंग रेप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे तो मैं नंबर से कर रहा हूँ ना, आप इसको लेट से कोई वर्ड से भी कर सकते हैं। मैं कोई वर्ड लिख देता हूँ, किसी का नाम लिख देता हूँ जैसे उमर, तो ये आपका 3 दफा ये नाम रिपीट हो जाएगा। तो अब क्योंकि हम नंबर से डील कर रहे हैं तो हमें इस वीआर को नंबर में कास्ट करना पड़ेगा। अब जब हम स्पेसिफिकली मेंशन करके करेंगे तो वो आपकी एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती है, यानी टाइप कास्टिंग की
दो कैटेगरीज होती हैं, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में ये होता है कि आप मेंशन करें कि मैंने इस डाटा को इसमें कन्वर्ट करना है, इस वो जरूरी नहीं है कन्वर्टेबल हो, अगर वो होगा तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो रन टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है। दूसरी क्या होती है इम्प्लिसिट, जिस तरह इम्प्लिसिट की हमने एग्जांपल की भी हुई थी, वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, पहले वो कर देता हूँ। जैसा कि अगर मेरा एक वेरिएबल है ए और उसमें मैंने साइन किया 10, दूसरा वेरिएबल है मेरा बी, उसमें मैंने साइन किया 2, तीसरा वेरिएबल है सी और उसमें मैंने साइन किया ए डिवाइडेड बाय बी, और फिर मैंने इसको प्रिंट कर दिया अपने वेरिएबल सी को। ये कोड है इतना, इस कोड को अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो अब ए मेरा इंटीजर है, बी मेरा जो है वो इंटीजर है, लेकिन सी ऑटोमेटिकली देखें मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कास्टिंग होगी। इस तरह की और भी एग्जांपल आएंगी, तो ये भी आपकी एक टाइप कास्टिंग थी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली होगी। अब देखते हैं जो हमने खुद से अगर करनी है, तो हमें ये जो वेरिएबल में डाटा आ रहा है इसको कास्ट करना पड़ेगा किसमें, फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो वो किस तरह करेंगे, इंट फंक्शन को यूज करेंगे, INT, और यहाँ पे वेरिएबल पास करूंगा मैं, यानी कि मेरा जो भी डाटा आ रहा है उसको इंटीजर में कास्ट करे, वो ट्राई करे कास्ट करने की, और उसको मैं लेट से अपना एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, लेट से न्यू VAR, उसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ, और रिजल्ट में मैं लेट से अभी के लिए न्यू VAR ही प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लेट से 10 जब दूंगा तो वो कास्ट हो जाएगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरे पास रिजल्ट 10 ही आ गया। लेकिन अब मैं अगर ऐसा नंबर दे देता हूँ जैसे किसी का नाम, ये अब कास्टिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखें लाइन नंबर 2 में एरर आ गई, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, यानी कि यहाँ पे वो डिमांड कर रहा था कि आप ऐसा नंबर दें जो कि आपका बेस 10 का मतलब है डेसिमल नंबर में कास्ट हो सके इंटीजर में। तो ये तो नहीं हो सकता, तो आपका रन टाइम एरर आ जाएगा। इसको एरर हैंडलिंग की एक अलग आपकी सेशन है, उसमें ये देखेंगे कि किस तरह इन एरर्स को डील करते हैं जो रन टाइम एरर होते हैं। तो अब हमारे पास वेरिएबल आ गया प्रॉपर, जो इंटीजर अगर उसने प्रॉपर एंटर कर दिया नंबर हमारे कहने पे, अब हम उस पे जो भी एप्लीकेबल करना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक नया वेरिएबल करें, आप उसी वेरिएबल को ओवरराइड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे VAR ही लिखते हैं, तो ये भी ठीक है, आपको न्यू वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिनेरियो ऐसा है जिसमें आपको पुराना डाटा ओवरराइट कर लें तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको ओवरराइट कर सकते हैं, जिस तरह हमारे इस केस में हमें वो नहीं चाहिए तो हमने कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा सकता हूँ, जैसे कि VAR इज इक्वल टू VAR प्लस 1, या इवन VAR+VAR कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाया। अब 20 आउटपुट आएगी, अगर मैं 10 लिखता हूँ मेरे पास रिजल्ट 20 आ रहा है। तो यहाँ तक हमने इनपुट लेके इनपुट को प्रॉपरली प्रोसेस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट था कि अब हमने वो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर था, जो रिमाइंडर ऑपरेटर, उसको यूज करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा किसी भी नंबर के साथ रिमाइंडर क्या है, और उसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं। वो आपको पता है कि अगर किसी नंबर के साथ रिमाइंडर हम 2 से किसी नंबर का रिमाइंडर लें और उसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास 0 आए, तो इसका मतलब वो नंबर इवन है, और आउटपुट अगर 1 आए तो वो नंबर ऑड है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में उस आउटपुट को भी कैटेगराइज करके फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। आज के सेशन तक हम सिर्फ 1 0 कर लेंगे, यानी रिमाइंडर फाइंड करके। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेरिएबल था, और यहाँ पे हम लेट से रखते हैं एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं स्टेटस के नाम का। ठीक है।
स्टेटस के नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, और अब हम इस वेरिएबल का मॉडुलस ले रहे हैं, किससे? 2 के साथ, और यहाँ पे हम सिंपली स्टेटस जो है वो उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और मैं नंबर एंटर करता हूँ, लेट्स से 10, तो उसका स्टेटस क्या आएगा? 0। और अगर मेरा नंबर क्या होता है, ऑड, जैसे कि 7, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? 1। तो मैं कोई भी नंबर एंटर कर लूँ, मेरे पास इसका रिजल्ट या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 0 का मतलब क्या है? मेरा नंबर इवन है। 1 का मतलब क्या है? मेरा नंबर ऑड है। तो ये हम आगे चल के इस पर डिसीजन लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे, किस तरह हम इस स्टेटस के ऊपर 1 0 के ऊपर डिसीजन लगा के हम अपनी रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, आइदर इवन और फिर ये आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था बेसिकली आपका सारा इनपुट के हवाले से। ये यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप देख लेते हैं। मैंने वैसे सारा जो टॉपिक है वो कवर कर दिया, इसको देख लेता हूँ। अगर कोई चीज़ स्किप हो गई है तो वो मैं आपको बता दूंगा। इनपुट के हवाले से मैंने बता दिया, प्रिंट आउट के हवाले से भी बता दिया, उसके बाद ये भी बता दिया कि आप कोई चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। फिर जो मल्टीप्लिकेशन थी वो मैंने आपको बता दी कि हमें उसकी अब कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो जो कास्टिंग के लिए जो है वो हमने फिर इंटीजर में मैंने कास्ट किया, ठीक है। हमारे पास फ्लोट का फंक्शन भी मौजूद है, इस तरह हमारे पास स्ट्रिंग का फंक्शन भी है, यानी अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको हमने वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो वो भी है। तो आपने जिसमें भी आपने कास्टिंग करनी हो जिस नंबर में, वो आप उसको यूज कर सकते हैं। इंट का भी है, फ्लोट का भी है, ठीक है, स्ट्रिंग का भी है। तो ये आप उसने 2 नंबर लिए, उसको फ्लोट में उन्होंने कास्ट किया, 2 साइड को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर रहा है। मेरा ख्याल है ये आपका जो है वो फॉर्मूला लगा रहा है, मेरा ख्याल है। हाँ, वो ट्रायंगल का, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग की मैंने आपको बता दी, कॉन्कैटिनेशन बता दी, और स्ट्रिंग की रेप्लिकेशन भी आपको बता दी, ये भी कवर हो गया था उसके अंदर। str का जो फंक्शन अभी मैं बता रहा था, इंट, फ्लोट और उसके बाद str तीसरा फंक्शन, ये हमारे पास मौजूद है। ये है कि अगर हमने किसी नंबर को स्ट्रिंग में कास्ट करना हो, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है यहाँ पे आपका एंड हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो एंड हो गया इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट अब हम मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे मंडे से, और उसमें फिर हम जब ये कंडीशनल एग्जीक्यूशन देखेंगे तो वो एग्जांपल जो है वो हमारी इवन ऑड फंक्शन की, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसमें लूप्स को भी ऐड करेंगे, और फिर ये हमारा एक कह लें कि प्रॉपर थोड़ा सा प्रोग्राम जो है वो बन जाएगा। जब हम मॉड्यूल नंबर 3 जो है इसको कवर कर लेंगे तो फिर मैं आपको कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का थोड़ा सा आइडिया दूंगा, यानी कि कल नेक्स्ट वीक में कह लें कि जो हमारा सेकंड सेशन होगा थर्सडे वाला, तो उसमें हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज कुछ देखेंगे मैथ्स की, और कुछ हमारे सिस्टम की, कि किस तरह हम सिस्टम का अगर हमने टाइम फैच करना हो, इस तरह की कुछ चीज़ें, तो वो शायद आपके ज़्यादा इंटरेस्ट के हो, तो वो भी चीज़ें देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये हम सारा थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो कवर कर लेंगे और मज़ीद। तो यहाँ तक आज का सेशन कंक्लूड होता है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर आपने वॉइस पे पूछना है तो काइंडली हैंड रेस करें।
जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? स्क्लैन मुश्ताक ने क्वेश्चन पूछा है, जो कोर्स का डिस्काउंट वाउचर है, टेस्ट ऑनलाइन होता है, घर से दे सकते हैं या एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा? टेस्ट के वाले से क्वेश्चन पूछा है स्क्लैन ने। बेसिकली जो आपका एकेडमी टेस्ट है वो आप नेट अकेड पे घर से दे सकते हैं किसी भी टाइम पे। उस टेस्ट में अगर आप 70% या 70 से ज़्यादा लेते हैं तो आपको फिर डिस्काउंट वाउचर एक इशू होता है, वो आपके ग्लोबल यानी इंडस्ट्रियल एग्जाम के लिए होता है और वो एग्जाम पेड होता है, उसके लिए वो वाउचर होता है। और वो एग्जाम जो है ना वो आपको अलहदा से बुक करवाना पड़ता है। टेस्टिंग सर्विसेज हैं डिफरेंट, पियर्सन यू, इस तरह और भी सर्विसेज हैं। तो वो डिपेंड करता है, उसमें दोनों ऑप्शन होती हैं, आप सेंटर से भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लाइव मॉनिटर हो रहा होता है, उसमें कुछ एसओपीज होते हैं, जो मैं इंडस्ट्रियल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो उसमें रिकमेंडेड यही है कि आप सेंटर में जाकर करें, क्योंकि फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सेंटर की होती हैं, यानी लाइट, इंटरनेट, ये सारी जो अरेंजमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर किसी वजह से टेस्ट पोस्टपोन्ड होता है, जो भी होता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका फोकस अपना स्टडी और कोर्स के ऊपर होता है। तो लेकिन अगेन ये इंडस्ट्रियल एग्जाम जिस तरह इसके हैं, पाइथन के हैं या प्रोग्रामिंग के हैं या इवन सिस्को के हैं, अमेजोन के डिफरेंट कोर्सेज के होते हैं, वो रिकमेंड उन्हीं स्टूडेंट को हैं जो जिन्होंने डिग्री कर ली है और वो जॉब सर्च करना चाहते हैं या ऑलरेडी जॉब करें। अगर आप अभी लेट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में है तो इसका आपको डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होगा इंडस्ट्रियल एग्जाम देने का। ठीक है, तो ये मेरी वैसी एडवाइस थी आपके लिए, बाकी आप जिस तरह चाहें वो कर सकते हैं। जी, इसके अलावा अगर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो। चले जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात होगी। आप यहाँ तक अपने फर्स्ट 2 मॉड्यूल की आप प्रैक्टिस करें, और अगर कोई स्टिल क्वेश्चन हुआ तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।